को प्राप्त है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति, अपनी बात कहने, लिखने, छापने या कार्टून के जरिए विचार व्यक्त करने की आज़ादी। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। 19(1)(b) शांतिपूर्ण सभा, बिना हथियारों के कहीं भी शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। 19(1)(c) संगठन बनाना, कोई भी यूनियन, क्लब, राजनीतिक दल या सहकारी समिति बनाने की आज़ादी। 19(1)(d) संचरण, मूवमेंट, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी। 19(1)(e) निवास, भारत के किसी भी हिस्से में बसने या घर बनाकर रहने की आज़ादी। 19(1)(g) व्यवसाय, अपनी पसंद का कोई भी व्यापार, पेशा या कारोबार करने की आज़ादी। उचित प्रतिबंध, इन स्वतंत्रताओं पर सरकार रोक लगा सकती है यदि वे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाती हों। 2. अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को, नागरिक या विदेशी, मनमानी सजा से बचाता है। इसमें 3 नियम हैं। कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं, किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून को न तोड़ा हो। दोहरा दंड नहीं, एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। खुद के खिलाफ गवाही नहीं, किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जैसे मारपीट कर बयान लेना अवैध है। 3. अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या आज़ादी से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे में कई अधिकारों को जोड़ा है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। अनुच्छेद 21(a) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 4. अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। ये उन लोगों को अधिकार देता है जिन्हें पुलिस पकड़ती है। गिरफ्तारी का कारण पुलिस को बताना होगा कि उसे क्यों पकड़ा गया है। वकील से सलाह, अपनी पसंद के वकील से बचाव करने का हक। 24 घंटे का नियम, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, आने जाने का समय हटाकर। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यदि किसी को केवल शक पर पकड़ा जाए, जैसे बड़े अपराध को रोकने के लिए, तो उसे बिना मुकदमे के 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। मुख्य अंतर और विशेषताएं। विशेषता, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21 किसे प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को, नागरिकों और विदेशियों दोनों को। आपातकाल में स्थिति, आपातकाल इमरजेंसी में निलंबित हो सकता है, कभी भी निलंबित नहीं होते, चाहे युद्ध ही क्यों न हो। अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। संविधान का ये हिस्सा समाज के सबसे कमजोर वर्गों, गरीबों, महिलाओं और बच्चों को शक्तिशाली लोगों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाता है। इसमें 2 मुख्य अनुच्छेद हैं। 1. अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। यह अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ सुरक्षा देता है। इसके तहत 3 चीजों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। मानव तस्करी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को वस्तुओं की तरह खरीदना या बेचना, जैसे वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी। बेगार, किसी व्यक्ति से बिना वेतन, पैसे दिए काम करवाना। ये पुराने समय में जमींदारी प्रथा में आम था। बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना, चाहे उसे पैसे ही क्यों न दिए जा रहे हों। इसमें मजबूरी का फायदा उठाना भी शामिल है। अपवाद, राज्य सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे युद्ध के समय सेना में भर्ती या समाज सेवा। ऐसी स्थिति में सरकार को पैसे देना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते वो धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करे। 2. अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर रोक। ये अनुच्छेद बच्चों के बचपन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाया गया है। शर्त, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, फैक्ट्री, खान, माइन या अन्य किसी खतरनाक गतिविधि, हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में काम पर नहीं लगाया जाएगा। विस्तार, इसमें निर्माण कार्य, रेलवे और पटाखों के कारखाने जैसे जोखिम भरे काम शामिल हैं। बाल श्रम संशोधन, अब कानून इतना सख्त है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का व्यावसायिक काम लेना अपराध है, केवल पारिवारिक व्यवसाय या कला को छोड़कर, वो भी स्कूल के समय के बाद।
इन अधिकारों को लागू करने के लिए बने मुख्य कानून। चूंकि केवल संविधान में लिख देने से सजा नहीं मिलती, इसलिए संसद ने इनके लिए कड़े कानून बनाए हैं। 1. बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए। 2. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 तस्करी रोकने के लिए। 3. बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 बच्चों के शोषण के खिलाफ। 4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ताकि कोई जबरन कम पैसों में काम न कराए। अनुच्छेद 23 और 24 का सारांश। अनुच्छेद मुख्य लक्ष्य विशेष प्रतिबंध 23 गुलामी और बेगार खत्म करना, तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पर रोक। 24 बाल श्रम रोकना, 14 साल से कम के बच्चों का खतरनाक काम करना मना। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत धर्म का विरोधी है, बल्कि इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। यहाँ इन चारों अनुच्छेदों का विस्तार से विवरण दिया गया है। 1. अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इसमें 4 मुख्य बातें शामिल हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को अपने ढंग से भगवान या अपने आराध्य के साथ संबंध बनाने की आंतरिक आज़ादी है। मानने का अधिकार अपने धार्मिक विश्वास को खुलेआम घोषित करने की आज़ादी। आचरण का अधिकार धर्म के अनुसार पूजा पाठ, परंपराएं और अनुष्ठान करने की आज़ादी, जैसे सिखों को कृपाण रखने का अधिकार इसी के तहत मिला है। प्रचार का अधिकार अपने धार्मिक सिद्धांतों को दूसरों को बताने की आज़ादी। नोट: इसमें बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। 2. अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जहां अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं संप्रदायों को अधिकार देता है। इसके तहत धार्मिक समूह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बना सकते हैं, अपने धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं, चल और अचल संपत्ति, जमीन, पैसा आदि खरीद सकते हैं और उसका कानून के अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। 3. अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों, टैक्सेस के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद भारत की धर्मनिरपेक्षता को बहुत मजबूत बनाता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स कर देने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसका इस्तेमाल किसी खास धर्म या संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए किया जाना हो। इसका अर्थ है कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे को किसी एक धर्म के प्रचार के लिए खर्च नहीं कर सकती। 4. अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के बारे में स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद बताता है कि स्कूलों और कॉलेजों में धर्म की क्या स्थिति होगी। पूरी तरह सरकारी संस्थान, यहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी छात्र को उसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धार्मिक न्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थान, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसा या मिशनरी स्कूल। इन अधिकारों पर सीमाएं रिस्ट्रिक्शंस। धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। सरकार इन आधारों पर रोक लगा सकती है। 1. सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, यदि किसी धार्मिक गतिविधि से दंगे होने का डर हो। 2. नैतिकता मोरालिटी, धर्म के नाम पर अनैतिक कार्य नहीं किए जा सकते। 3. स्वास्थ्य हेल्थ, यदि कोई धार्मिक प्रथा लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हो। क्या आप अब अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये अनुच्छेद विशेष रूप से अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि वे अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ये अधिकार लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं। यहाँ इनका पूरा विस्तार दिया गया है। 1. अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इस अनुच्छेद के 2 मुख्य भाग हैं। 29(1) अपनी विशिष्ट पहचान बचाना, भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग, ग्रुप को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति है, उसे बनाए रखने और सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार होगा। 29(2) भेदभाव पर रोक, राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
महत्वपूर्ण बिंदु। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, बल्कि बहुसंख्यकों मेजॉरिटी सहित नागरिकों के सभी वर्गों के लिए है, क्योंकि इसमें नागरिकों के अनुभाग सेक्शन ऑफ सिटीजन्स शब्द का प्रयोग हुआ है। 2. अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने का विशेष अधिकार देता है। 30(1) सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन मैनेजमेंट करने का अधिकार होगा। 30(2) सरकार शिक्षण संस्थानों को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह संस्थान किसी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। अनुच्छेद 29 और 30 में मुख्य अंतर। अनुच्छेद 29 समूह की भाषा और संस्कृति की रक्षा पर ध्यान देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनके अपने स्कूल कॉलेज चलाने का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चूंकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसलिए हम सीधे अनुच्छेद 32 पर आते हैं। इसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। क्यों खास है? यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिट्स कोर्ट अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबियस कॉर्पस, व्यक्ति को सशरीर पेश करो, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ। 2. परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम न करे। 3. प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। 4. उत्प्रेषण सर्श्योरारी, लंबित मामलों को निचली अदालत से ऊपर की अदालत में भेजना। 5. अधिकार पृच्छा, को वारंटो, आपका क्या अधिकार है जब कोई गलत तरीके से सार्वजनिक पद धारण कर ले। क्या अनुच्छेद 32 वो शक्ति है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाती है? यहां इसके की पॉइंट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एक और विस्तृत विश्लेषण है। अनुच्छेद 32 के 5 सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट्स। 1. अधिकारों का रक्षक। बिना अनुच्छेद 32 के मौलिक अधिकार केवल कागज पर लिखे शब्दों के समान हैं। ये उन्हें लागू करने की गारंटी देता है। 2. मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, संसद कानून बनाकर भी आपसे सुप्रीम कोर्ट जाने का ये हक नहीं छीन सकती। ये संविधान की नींव का हिस्सा है। 3. विवेकपूर्ण शक्ति, सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका को सुनने से मना नहीं कर सकता यदि ये साबित हो जाए कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। 4. लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडी में ढील, पहले नियम था कि जिसका नुकसान हुआ वही कोर्ट जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत अब PIL जनहित याचिका के जरिए कोई भी व्यक्ति दूसरों के अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकता है। 5. उपचारात्मक प्रकृति, यह केवल ये नहीं बताता कि क्या गलत हुआ, बल्कि उसे सुधारने के लिए 5 तरह की रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे बड़े फैसले, लैंडमार्क जजमेंट्स। अनुच्छेद 32 को समझने के लिए इन मामलों को जानना बहुत जरूरी है। 1. फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन मामला 1981 न्याय की पहुंच। इस मामले में जस्टिस PN भगवती ने अनुच्छेद 32 की व्याख्या करते हुए कहा कि न्याय केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने PIL की अवधारणा को मजबूत किया, जिससे अब एक पोस्टकार्ड लिखकर भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई जा सकती है। 2. MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 मुआवजे का अधिकार। ओलम गैस रिसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 का विस्तार किया। कोर्ट ने कहा कि वो न केवल अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि अगर किसी के अधिकार छिनने से उसे भारी नुकसान हुआ है तो वो उसे मुआवजा कॉम्पेंसेशन दिलाने का आदेश भी दे सकता है। 3. नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 हिरासत में मौत। इस मामले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के जीवन की रक्षा करे। कोर्ट ने पीड़ितों को भारी हर्जाना देने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट को बहुत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 32 की 5 रिट आदेश -1 नज़र में। रिट का नाम, अर्थ, कब उपयोग होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को पेश करो, जब किसी को अवैध रूप से पुलिस या व्यक्ति ने कैद किया हो। परमादेश, हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य पूरा न करे। प्रतिषेध, रोकना,
जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे। उत्प्रेषण, सूचना देना, निचली अदालत के गलत फैसले को रद्द करने के लिए। अधिकार पृच्छा, किस हक से? जब कोई व्यक्ति बिना योग्यता के किसी सरकारी पद पर बैठ जाए। निष्कर्ष, अनुच्छेद 32 सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। ये आम आदमी को देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़े होने और अपना हक मांगने की ताकत देता है। विधान के अनुच्छेद 33, 34 और 35 मौलिक अधिकारों भाग 3 के अंतिम अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद ये बताते हैं कि विशेष परिस्थितियों में, जैसे सेना में या मार्शल लॉ के दौरान, मौलिक अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 33, सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित रेस्ट्रिक्ट कर सके। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सेना और सुरक्षा बलों में अनुशासन, डिसिप्लिन बना रहे और वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें। किस पर लागू होता है? केवल बंदूक उठाने वाले जवानों पर ही नहीं, बल्कि सेना के लिए काम करने वाले रसोइया, नाई, मैकेनिक आदि पर भी। प्रमुख सीमाएं, संसद कानून बनाकर उनकी बोलने की आज़ादी। अनुच्छेद 19, संगठन बनाने की आज़ादी या प्रेस से बात करने के अधिकार को छीन सकती है। कोर्ट का हस्तक्षेप, अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ, सैन्य शासन और मौलिक अधिकार। यह अनुच्छेद उस स्थिति के बारे में है जब देश के किसी हिस्से में मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ क्या है? जब नागरिक प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विफल हो जाए और सेना शासन अपने हाथ में ले ले। ध्यान दें, संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है, ये ब्रिटिश कानून से लिया गया है। अधिकारों पर प्रभाव, जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है तो वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। संसद की शक्ति, यदि मार्शल लॉ के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी या सैनिक ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई ऐसा कार्य किया है जो सामान्य कानून में अपराध होता, तो संसद कानून बनाकर उसे संरक्षण, इंडेमनिटी दे सकती है। आपातकाल से अंतर, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, पूरे देश या बड़े हिस्से में लगता है, जबकि मार्शल लॉ केवल उस क्षेत्र में लगता है जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई हो। अनुच्छेद 35, केवल संसद को शक्ति। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि पूरे भारत में मौलिक अधिकारों की प्रकृति और उन्हें लागू करने के नियम एक समान हों। संसद बनाम राज्य विधानसभा, अनुच्छेद 35 स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। किन विषयों पर संसद कानून बनाती है? 1. अनुच्छेद 16(3) के तहत निवास की शर्त तय करना। 2. अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति अन्य अदालतों को देना। 3. अनुच्छेद 33 और 34 के तहत अधिकारों को सीमित करना। 4. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, जैसे अनुच्छेद 17 छुआछूत या अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के लिए सजा तय करना। पुराने कानून, संविधान लागू होने से पहले के वे कानून जो मौलिक अधिकारों के दंड से संबंधित थे, वे तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद उन्हें बदल न दे। अनुच्छेद 33, 34 और 35 का सारांश। अनुच्छेद, मुख्य फोकस, शक्ति किसके पास है? 33, सेना और पुलिस के अधिकारों को कम करना, केवल संसद। 34, मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर रोक, केवल संसद। 35, मौलिक अधिकारों पर कानून बनाना, सजा तय करना, केवल संसद। एक रोचक तथ्य, अनुच्छेद 35 की वजह से ही छुआछूत के लिए पूरे भारत में एक जैसी सजा का प्रावधान है, चाहे आप किसी भी राज्य में हों। पूरा विवरण